नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारक में अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण का। अरस्तु ने कुल 158 उन नगर राज्यों के संविधानों का एकीकरण किया, समेकन किया, उसका अध्ययन किया और वो उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विभिन्न तरह की राज व्यवस्थाएं हैं और उनमें विभिन्न तरह के संविधान कार्यरत हैं। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। तो अरस्तु के अनुसार संविधान जो है वो उनका वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है। एक तो संख्या के आधार पर और दूसरा नैतिक आधार पर। संख्या के आधार पर मतलब कितने व्यक्ति वहां शासन कर रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन है या फिर बहुसंख्यकों का शासन है। इसी प्रकार से नैतिक आधार पर ये कि वो स्वाभाविक व्यवस्था है या शुद्ध व्यवस्था है अथवा विकृत व्यवस्था है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर उसने एक मार्गदर्शी वर्गीकरण तैयार किया। उसके लिए एक व्यक्ति का और सबके हित में किया जाने वाला शासन है वो मोनार्की या राजतंत्र है और उसका विकृत रूप का नाम उसने दिया तानाशाही या टायरेनी, जहां इस प्रकार का शासन केवल शासक के हित के लिए विद्यमान होता है। सभी व्यक्तियों के हित के लिए कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र कहलाता है यानी एरिस्टोक्रेसी, और इसका विकृत रूप जो है वो अल्पतंत्र या ओलिगार्की कहलाता है, जहां कुछ थोड़े से लोग अपने ही हित में शासन करते हैं। बहुत से लोगों द्वारा यदि शासन किया जा रहा है और सभी के हित में किया जा रहा है तो वो शासन बहुतंत्र है, पॉलिटी है, और इसका विकृत रूप जो है वो प्रजातंत्र है, भीड़ तंत्र है, जहां पर शासन का लाभ सत्ता प्राप्त व्यक्तियों को ही होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं अब तक जो हमने देखा कि शासकों की संख्या यदि एक है तो वो मोनार्की है, उसको यदि उसका रूप शुद्ध है तो वो राजतंत्र है, यदि उसका रूप विकृत हो गया तो वो निरंकुश तंत्र या आतताई तंत्र में बदल जाता है। और इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति यदि शासन कर रहे हैं तो वो कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी है, और उसका रूप विकृत हो गया तो एरिस्टोक्रेसी फिर ओलिगार्की में बदल जाती है, वर्ग तंत्र या अल्पतंत्र में बदल जाती है। और इसी प्रकार से बहुसंख्यक व्यक्ति शासन कर रहे हैं और रूप शुद्ध है शासन का तो बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी कहला सकता है, परंतु उसका रूप विकृत हो गया तो वो भीड़ तंत्र या राजतंत्र कहलाता है। अरस्तु ने एक साइकिल थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी दिया है जिसमें उसने बताया है कि राजतंत्र के बाद तानाशाही, तानाशाही के बाद कुलीन तंत्र, उसके बाद अल्पतंत्र, अल्पतंत्र के बाद बहुतंत्र, बहुतंत्र के बाद प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के बाद राजतंत्र, और इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो साइकिल से उनकी चलती रहती है। जैसे अपन इस डायग्राम में देखें कि राजनीतिक परिवर्तन कैसे आते हैं, तो राजतंत्र किस में बदलेगा, निरंकुश तंत्र में बदलेगा, निरंकुश तंत्र फिर कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र धनिक वर्ग तंत्र में, धनिक वर्ग तंत्र पॉलिटी में, और पॉलिटी प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र वापस किस में बदल जाएगा, राजतंत्र में। और इस प्रकार से ये तंत्र राजतंत्र से निरंकुश तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, पॉलिटी और प्रजातंत्र का ये कालचक्र चलता रहेगा। अब यदि हम बात करें कि उसने जो संविधानों का वर्गीकरण दिया तो वो वर्गीकरण जो है वो वास्तव में अवैज्ञानिक है, वो गणितीय आधार पर किया गया है, वो गुणात्मक आधार पर नहीं किया गया है। गार्डनर ने कहा है कि अरस्तु ने राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं किया। अरस्तु का वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण नहीं है, वो वास्तव में सरकारों का वर्गीकरण है। परिवर्तन चक्र जो उसने दिया है, जैसे कि अमेरिका में
1776 के बाद वही शासन व्यवस्था चल रही है, तो इसलिए इस परिवर्तन चक्र को हम विकृत मान सकते हैं। ये परिवर्तन चक्र सही नहीं है। वर्तमान समय में जब विश्व के अधिकांश राज्यों में लोकतंत्र को शासन के सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अरस्तु इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में निकृष्ट शासन व्यवस्था मानता है, विकृत रूप मानता है, जो उसकी इस थियरी को सही साबित नहीं करता। ये उचित नहीं है। इसी प्रकार डनिंग महोदय ने कहा है कि अरस्तु निश्चित रूप से ये बताने में कठिनाई महसूस कर रहा है कि अमुक प्रकार की सरकारें अमुक प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं, साथ ही सामान्य हित को परिभाषित नहीं कर पाया है। और कुछ आलोचक मानते हैं कि उसके वर्गीकरण का जो आधार है वो मौलिक नहीं है, और अपने वर्गीकरण में उसने हीरोडोट, सुकरात, प्लेटो, उनकी परंपराओं का ही वो निर्वहन करता गया, और उसका वर्गीकरण मौलिक नहीं है। अरस्तु संविधान में परिवर्तन होने से राज्य को नष्ट होना मानता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण के कुछ बिंदु हैं जिसके कारण हम इसका अध्ययन करते हैं, जो आज भी शाश्वत तत्व हैं। जैसे कि अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में राज्यों को नैतिकता के आधार पर व्यवस्थित किया है, जो जन कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने जो परिवर्तन चक्र को स्वीकार किया है वह अंशतः ही सही वर्तमान विकासशील राष्ट्रों में परिलक्षित होता है, जैसे कि नेपाल है, पाकिस्तान है, तो वहां परिवर्तन चक्र हम देख सकते हैं। अरस्तु ने सरकार और राज्य को एक मान के स्वीकार किया है। आज ये नजर तो आता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सरकार ही वास्तव में क्या है, राज्य की इच्छाओं का प्रकटीकरण है। अरस्तु के वर्गीकरण से वर्तमान में अनेक विचारकों ने तुलनात्मक राजनीति में भी वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि मैकियावली है, मोंटेस्क्यू है। इसलिए उसका वर्गीकरण वास्तव में वैज्ञानिक तो है, और उसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। और अरस्तु का वर्गीकरण अत्यंत व्यापक और विवेकपूर्ण है, और उसने इसमें कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सभी सिद्धांतों को स्थान दिया है। और अंतिम, अरस्तु ने अपने संविधान वर्गीकरण संबंधी निरूपण में 158 संविधानों का अध्ययन किया है। इससे उसने अपने अनुभव और ज्ञान का परिचय दिया है, और ये प्रवृत्ति आज भी हम देख सकते हैं। इसलिए अरस्तु का संविधानों का जो वर्गीकरण है वो वस्तुतः बहुत ही वैज्ञानिक प्रणाली है राजनीति विज्ञान की, और इस व्यवस्था में अरस्तु ने उन तंत्रों को उसने परिभाषित भी किया है कि राजतंत्र क्या है, निरंकुश तंत्र क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, अल्पतंत्र क्या है, मध्य वर्ग या पॉलिटी है वो क्या है, और लोकतंत्र क्या है। यदि हम केवल लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र उसके अनुसार एक संवैधानिक सरकार है जो कि विकृत हो जाती है और वो प्रजातंत्र में परिणत हो जाती है। इसमें शासन का संचालन कानून के द्वारा नहीं होकर व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार होने लग जाता है। तो अरस्तु जनतंत्र के 5 तत्व बताता है, जैसे कि वो ये मानता है कि इसमें समानता अधिक होती है, धनी और निर्धन है ना, वो समानता के स्तर पर आ जाते हैं। इसमें राज्य के पदों को धन के आधार पर बांट दिया जाता है, इसमें योग्यता के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो पाता। प्रत्येक कुलीन नागरिक को पदों का वितरण कर दिया जाता है, परंतु संप्रभुता कानून में रहती है और कानून की प्रधानता होती है, परंतु प्रत्येक नागरिक की राज्य के पदों में हिस्सा उनको दे दिया जाता है और सभी नागरिकों को राज्य में हिस्सा दिया जाता है और संप्रभुता शक्ति भी नागरिकों में ही निहित होती है। इस प्रकार से वो लोकतंत्र को डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं कि वो जब उसके संविधानों का वर्गीकरण देख लेते हैं और वो लोकतंत्र को श्रेष्ठ नहीं मानता है, तो अरस्तु वास्तव में कौन सी शासन प्रणाली को सर्वोत्तम मानता है? तो अधिकांश राज्यों के लिए कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हो, इसके बारे में यह है कि ये विशेष परिस्थितियों को अनदेखा कर सामान्य स्थिति में राज्य में सद्गुण, न्याय, राजनीतिक कौशल इनकी अपेक्षा रखता है और सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के रूप में वो यथार्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसे व्यवहारिक और संभव बनाया जा सके, जो अधिकांश राष्ट्रों में समान रूप से चल सके। इसलिए अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में शासन सर्वोत्तम व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, उसमें अत्यधिक गरीबी या अमीरी नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ जीवन है। वो गोल्डन मीन की बात करता है जिसे प्राप्त करना संभव है और इसमें रहने वाले व्यक्ति विवेक की आज्ञा का सरलता से
पालन करते हैं। अधिक संपन्न व्यक्ति गंभीर अपराधी शासन विधियों की अवज्ञावृत्ति करते हैं और ईर्ष्या भाव से युक्त होते हैं। इसलिए यथासंभव समाज में विषमता का अंत होना चाहिए और शासन व्यवस्था जो है वो मध्यम मार्ग या सर्वश्रेष्ठ जीवन को सुलभ करने वाली हो, उसको प्राप्त करने के लिए व्यवस्था को प्रयास करना चाहिए। ये है अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण का सिद्धांत। धन्यवाद।